हेलो फ्रेंड्स। टुडे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्टिविटी के बारे में। और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक के बारे में। सबसे पहले आता है कि सिलेक्टिविटी जो होती है वो मेनली 4 टाइप की होती है। द सिलेक्टिविटी इज़ मेनली 4 टाइप की। जो सिलेक्टिविटी होती है वो हमेशा 4 टाइप की होती है, जिसमें सबसे पहले आता है स्टीरियो सिलेक्टिव। जिसमें सबसे पहले क्या आता है स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक, कैम्यू सिलेक्टिव, कैम्यू सिलेक्टिव, और एक होता है रीजियो सिलेक्टिव, रीजियो सिलेक्टिव। मीन्स सिलेक्टिविटी ऑफ रिएक्शन मेनली 4 टाइप की होती है, जिसमें सबसे पहले आता है स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, कैम्यू सिलेक्टिव एंड रीजियो सिलेक्टिव। इन द टुडे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द स्टीरियो सिलेक्टिव, कि स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होते हैं, एंड स्टीरियो स्पेसिफिक के बारे में। दिस टॉपिक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू, से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक एक होता है स्टीरियो सिलेक्टिव, एक होता है स्टीरियो स्पेसिफिक। सिलेक्टिविटी का मतलब है कि इसके अंदर जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, स्टीरियो केमिस्ट्री वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट के ऊपर। इसके स्टीरियो सिलेक्टिव के अंदर जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट के ऊपर, वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो भाई, स्टीरियो सिलेक्टिव में कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसमें हम क्या कहेंगे, जैसे कि हमारे पास कोई ए रिएक्टेंट है, जब उसकी रिएक्शन हुई तो वो कन्वर्ट हो गया बी प्लस सी के अंदर। मीन्स बी और सी क्या है, ये हमारे पास कोई 2 प्रोडक्ट है जिसमें द स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं। अब आता है एक होता है टॉपिक अपना स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर वो होते हैं जिनका मतलब होता है ऐसे स्टीरियो आइसोमर उनको कहा जाता है जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है और साथ ही साथ सेम स्ट्रक्चर होती है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होती है, सेम स्ट्रक्चर होता है। परंतु वहाँ पे क्या डिफरेंस होता है कि जो अरेंजमेंट्स होती है एटम की वो डिफरेंट होती है। द अरेंजमेंट्स ऑफ एटम वो डिफरेंट होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है। स्टीरियो सिलेक्टिव में अब हम डिपेंड देखने वाले हैं एक रिएक्शन के ज़रिए कि कैसे स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट की डिपेंड करती है। हमने एक एग्जांपल लिया जहाँ पे यहाँ पे लगा हुआ है ऑक्सीजन और ये है। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने इसकी रिएक्शन किसी H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिल के साथ करवाई तो जो OH है इसका नेचर कैसा होता है कि ऑक्सीजन का नेचर होता है कि जैसे ही इसने किसी इलेक्ट्रोफिल को देखा, देखते ही क्या कहेगा कि भाई तू तो मेरे पास आ जा, तू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे ही ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इस हाइड्रोजन को डोनेट करता है, वैसे ही ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के कारण। और इसके पास ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या हो जाती है, हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये अनस्टेबल होता है, जिससे OH2 जो है वो बाहर निकल जाता है, वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है। का क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है। अब देखो रिएक्शन में आगे क्या होता है, जब भी किसी भी रिएक्शन में जब चार्ज बनता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर वो नेगेटिव चार्ज हो, उस कंडीशन में जो आपकी डेल्टा ई है, जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। बट हमने कार्बोकैटायन में भी ये पढ़ा था कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट में कि जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें हमें चार्ज ऑब्टेन होते हैं, लाइक चाहे वो अपने को पॉजिटिव चार्ज मिले या फिर अपने को नेगेटिव चार्ज मिले, उस कंडीशन में जो डेल्टा ई है वो इंक्रीज होता है, मतलब उसकी एनर्जी हाई होती है। तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो इस कंडीशन में डेल्टा ई जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में तुरंत वो क्या चाहेगा कि अपने चार्ज को स्टेबलाइज करे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, जिससे क्या हो जाएगा कि इसमें
यहाँ पे अपने को एक एल्कीन भी मिलेगा, मतलब एल्कीन प्रोडक्ट मिला। तो अब इसमें देखो, ये एल्कीन जो है यहाँ पे क्या बन गई, ट्रांस एल्कीन अपने को मिली। ठीक है, क्या मिली, ट्रांस एल्कीन अपने को मिली। अगर मैं इसको ये कहूँ, देखो अगर सेम यही मैकेनिज्म हो और अपना कार्बोकैटायन कुछ ऐसा बने, कुछ ऐसा बने, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, ये पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, क्या ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके स्ट्रक्चर अपने को ये नहीं मिल सकती, हमें एक सिस एल्कीन भी मिल सकती है। ये कैसी एल्कीन मिल गई अपने को, सिस एल्कीन मिल गई। तो अब देखो स्टेबिलिटी जो होती है ट्रांस एल्कीन की वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू द सिस एल्कीन के, क्योंकि ट्रांस जो एल्कीन होता है उसमें क्या होता है कि ट्रांस एल्कीन जो होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है सिस वाली एल्कीन से। तो इसलिए जो ट्रांस बनता है प्रोडक्ट अपना, कुछ कुछ रिएक्शन में क्या होता है कि अपने दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, ट्रांस भी मिलेगा सिस भी मिलेगा। इसीलिए तो हम लोग देखते हैं कि कुछ रिएक्शन में जो सिस प्रोडक्ट बनता है वो कितना होता है, वो ओनली फॉर 20% या फिर वो 10% में हमें मिलता है, और जो ट्रांस होता है उसकी परसेंटेज सबसे हाई होती है, 80% या फिर 90% तक मिलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रांस होता है उसमें क्या होता है कि जो स्टीरिक हिंड्रेंस होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस जो होता है वो कम होता है। और स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब है कि जो एटम्स होते हैं उनमें रिपल्सन नहीं होता। अब रिपल्सन नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज नहीं होगी। एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी तो हमें पता है कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा एनर्जी होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। बट जब रिपल्सन होता है तो वहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है तो वहाँ पे डिस्टेबिलिटी बढ़ता है और स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। तो जब ट्रांस जो होता है अपने पास, जैसे जो ट्रांस प्रोडक्ट होता है उसके अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, नो स्टीरिक हिंड्रेंस, कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होता, तो रिपल्सन भी नहीं होगा। और रिपल्सन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगी कि एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब एनर्जी कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि इस कंडीशन में स्टेबिलिटी अपनी क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में जो स्टेबिलिटी होगी प्रोडक्ट की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये तो था अपना स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव में हमने स्टडी किया है प्रोडक्ट के बारे में, हमने स्टीरियो देखी है, प्रोडक्ट की स्टीरियो देखी है, जिसमें एक मेजर बनता है, दूसरा क्या बनता है, माइनर बनता है। जिसमें अगर अपना ट्रांस प्रोडक्ट बनता है तो वो स्टेबल ज़्यादा होगा कंपेयरिंग टू द सिस्ट प्रोडक्ट के। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होते हैं। जितने भी स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, अब हम यहाँ से लिखते हैं कि व्हाट इज़ द स्टीरियो स्पेसिफिक, क्या होते हैं। जितने भी स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, द ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक, जितने भी स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव होते हैं। ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक आर स्टीरियो सेलेक्टिव, वो क्या होते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव इन नेचर के होते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव नेचर के होते हैं। बट ऑल स्टीरियो सेलेक्टिव, बट ऑल स्टीरियो सेलेक्टिव, ऑल स्टीरियो सेलेक्टिव आर नॉट, वो क्या नहीं होते, आर नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक, आर नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक, कि वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि स्टीरियो स्पेसिफिक के अंदर जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, द स्टीरियो केमिस्ट्री, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टीरियो स्पेसिफिक में जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट के ऊपर एज वेल एज प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब स्टीरियो हमें रिएक्टेंट की भी देखनी होती है प्लस हमें स्टीरियो प्रोडक्ट की भी देखनी होती है। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। एक मैं कॉमन से एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो क्रैम्प रूल में क्या होता है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफिल, क्रैम्प रूल में क्या होता है कि जो भी अपने पास इनकमिंग न्यूक्लियोफिल होता है वो आके अटैक करता है, तो वो ये देखता है कि कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो कायरल कार्बन है उसमें लार्ज ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे है। मतलब स्टीरियो देखता है पहले वो, और तब जाके स्टीरियो में ही हमें प्रोडक्ट देगा।
ऐसी रिएक्शन क्या होती है, वो स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर की होती है, जिसमें हम स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट की भी देखते हैं, साथ ही साथ रिएक्टेंट की भी देखते हैं, और साथ ही साथ हम स्टीरियो प्रोडक्ट की भी देखते हैं। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रिएक्शंस की बात करूँ कि हमारे पास एक रिएक्शन है ए, वो कन्वर्ट हो गई बी के अंदर, एक रिएक्शन है सी, वो कन्वर्ट हो गई डी के अंदर, तो सो दैट ए रिएक्शन की और सी रिएक्शन की जो स्टीरियो ए और सी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, आर एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्टीरियो आइसोमर्स होने चाहिए, स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए, और बी और डी एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होने चाहिए। इसको हम एक रिएक्शन से समझते हैं। हमारे पास एक रिएक्टेंट दिया हुआ है ऐसे, जिसमें दो बल्कि ग्रुप सेम साइड है, जिसके अंदर दो बल्कि ग्रुप क्या है, सेम साइड है। सेम साइड होने के कारण इनमें रिपल्सन भी होगा, बट सेम दो बल्कि ग्रुप सेम साइड है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, पॉजिटिव है। जब मैं इसका क्या करवाती हूँ, E2 एलिमिनेशन करवाती हूँ, E2 एंटी एलिमिनेशन करवाती हूँ, तो यहाँ से वाटर मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। जब वाटर मोलिक्यूल बाहर निकलता है तो हमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। एक रूल होता है कि जब पॉजिटिव जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ एडिशन होते हैं तो हमें नेगेटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिलता है, पॉजिटिव भी मिलता है। तो ऐसे में अपने को ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, जब दो इथाइल ग्रुप या दो सेम ग्रुप एक दो बल्कि ग्रुप सेम साइड होते हैं तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये जो इथाइल ग्रुप है ये एक दूसरे के क्या बन गए, ट्रांस बन गए। क्या बन गए, दोनों फिनाइल एक दूसरे के ट्रांस हो गए, दोनों इथाइल एक दूसरे के ट्रांस हो गए। तो इस ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव, और ये हमें ट्रांस मिली है। बट इसी में ही हमें एक प्रोडक्ट और भी बन सकता है कि दोनों सिस भी बन सकते हैं, कि बोथ बल्कियर ग्रुप आर सेम साइड एंड बोथ बल्कियर ग्रुप आर डिफरेंट साइड भी हो सकते हैं। अगर जैसे दो ग्रुप जो है अगर वो सेम साइड है तो उनको हम सिस स्ट्रक्चर का नाम देंगे, अगर वो डिफरेंट साइड है तो उनको हम ट्रांस का नाम देंगे। तो ये अपने पास बन गया। मतलब आई होप आपको थोड़ा बहुत इससे क्लियर हो रहा हो। अब एक और स्ट्रक्चर देखो जिसमें क्या लिखेंगे कि सेम मोलिक्यूल को हम यहाँ पे ले रहे हैं, बट दोनों को अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं कि बोथ बल्कि ग्रुप को जब हमने सेम साइड रखा तो ऐसे में हमें ट्रांस और सिस दोनों प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए। बट जब हम इस क्या करेंगे कि इन जैसे कि इन दोनों बल्कि ग्रुप को अगर मैं डिफरेंट साइड कर देती हूँ तो ऐसे में क्या होगा, देखो ऐसे में क्या होगा कि जब हम इसका E2 एंटी एलिमिनेशन करवाते हैं, E2 और एंटी एलिमिनेशन जब मैं इसका कराऊंगी तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जब वाटर मोलिक्यूल बाहर निकलेगा तो हमें यहाँ पे ओनली फॉर सिस प्रोडक्ट मिलेगा। और जो सिस प्रोडक्ट होगा वही इसका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है। नेगेटिव जब नेगेटिव के साथ मिले, नेगेटिव नेगेटिव का जब प्लस करते हैं तो हमें प्लस स्ट्रक्चर मिलती है, मीन्स हमें सिस मिलेगा उस कंडीशन में। तो यहाँ पे देखो कि ये जो सिस प्रोडक्ट मिलता है ये क्या होता है, मेजर होता है। तो इन द अबाउ स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो ए और बी है, मतलब ये जो ए मोलिक्यूल है और ये जो बी मोलिक्यूल है आर स्टीरियो आइसोमर है, मतलब इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, एक दूसरे के एक जैसी ही दिखाई दे रही है, बट जो अरेंजमेंट है एटम का वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी बोथ, सॉरी ए और ये बी है, बोथ आर द स्टीरियो आइसोमर, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर भी है। साथ ही साथ ए एंड बी आर डाई स्टीरियोमर्स भी है। अब ये देखो ये क्या रूल है अपना, देखो ए और बी जो अपना ए मोलिक्यूल है रिएक्टेंट का और बी मोलिक्यूल जो है रिएक्टेंट का, बोथ आर डाया स्टीरियोमर्स हैं, बोथ क्या है, एक दूसरे के डाया स्टीरियोमर्स हैं, डाया स्टीरियोमर्स है, एक दूसरे के डाया स्टीरियोमर्स है। इसका मतलब ये होता है कि आर नॉट ए मिरर इमेज ईच अदर, ये एक दूसरे के ना तो मिरर इमेज है, आर नॉट ए मिरर इमेज, ये एक दूसरे के एक तो मिरर इमेज नहीं है, दूसरा आर नॉट ए सुपर